धरती पर उतरता है और मैनिफेस्टेशन का रूप गॉड खुद तय करता है अपने डोमेन के हिसाब से। नेबुला खुद भी उसके साइज को देखकर हैरान है। ये इतना बड़ा है कि स्ट्राटस, वो जायंट मैंटिस भी इसके सामने शायद कुछ खास ना कर पाए। रकराक घबरा जाता है और तुरंत रिट्रीट का आदेश दे देता है, खासकर इसलिए क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिसेंट से कहीं ज्यादा फेथ कंज्यूम करता है। जील वूबी के करंट लेवल पर इस मैनिफेस्टेशन को बनाए रखने के लिए सैक्रिफाइसेस जरूरी हैं, और क्योंकि वो अभी कोई लार्ज स्केल सेरेमोनी नहीं कर सकता, उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, यही मौके पर सैक्रिफाइसेस लेना, मतलब अपने ही लोगों को मारना। और बिना एक पल गंवाए वो दरिंदा कुछ लोगों को पकड़ता है और सीधे अपने मुंह में फेंक देता है। शिवान ये नज़ारा देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे अपने गॉड को चुनने के फैसले पर गर्व होता है। न उसे दोस्त से फर्क पड़ता है, न दुश्मन से। वो बस खून और मांस निगल रहा है। ये पूरी पागलपन भरी सिचुएशन शिवन को जोर जोर से हंसने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसके दिमाग में ये गॉड उससे ज्यादा अलग नहीं है। हालात समझते ही नेबुला को साफ यकीन हो जाता है कि कुछ लिजर्ड मैन जरूर मरेंगे, लेकिन अगर वो साइड रोड से निकल जाए जहां सीज कमजोर है तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही ये मॉन्स्टर अपनी फेथ रिकवर कर लेगा, हिल कासल तब तक खाली हो चुका होगा और शेवन की बची हुई फोर्सेस दोबारा कासल पर कब्जा कर लेंगी। लेकिन इससे वैम्पायर आर्मी पर गहरा दाग लगेगा और जिलवुबी के रिसोर्सेज भी बुरी तरह ड्रेन हो जाएंगे। वो हिल कासल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और उनके पास बस गिने चुने सोल्जर्स ही बचेंगे, और फिर अपनी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट में भटकना पड़ेगा। जैसे ही उनकी पावर कमजोर होगी, नेबुला खुद उन्हें खत्म करेगा। बाकी प्लेयर्स को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेता। उधर राक राक ये पक्का कर रहा है कि हर कोई जितनी जल्दी हो सके कासल खाली कर दे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये इविल गॉड कब हमला कर दे। कमांडर क्विजल रखराक से कहता है कि वो लोगों के साथ नीचे उतर जाए, कासल की जिम्मेदारी वो खुद संभाल लेगा। लेकिन रक रक अपने वॉरियर्स को छोड़कर भागने को तैयार नहीं है। क्विजल उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ लीडर नहीं, एक किंग भी है। रकराक साफ कह देता है कि किंग होना उसे कायर बनने का हक नहीं देता। क्विजल फिर किंग की जिम्मेदारियां गिनाने लगता है। वो सबसे ज्यादा सम्मानित है, सबका रोल मॉडल है और उसे आगे रहकर रास्ता दिखाना चाहिए। वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि एक जबरदस्त एक्सप्लोजन उनका ध्यान खींच लेता है। क्विजल फिर चेतावनी देता है कि अगर रकराक मर गया तो नेशन में भारी केओस फैल जाएगा। हेयर्स अभी बहुत छोटे हैं, उसका जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन राक राक के लिए अगर अपनी ही जनता को छोड़ना किंग बनने की कीमत है तो वो उस पोजीशन के लायक ही नहीं। वो सामने खड़ी उस मॉन्स्ट्रोसिटी को देखता है और समझ जाता है कि उसका पेट अभी आधा भी नहीं भरा। हिल कासल का आधा हिस्सा अब भी खाली नहीं हुआ है। रकराक जानता है कि गॉड्स की पावर हमेशा नहीं रहती। अगर अभी उन्हें छोड़ दिया गया तो वैम्पायर किंग जिंदा बचेगी, हिल कासल जीतकर कॉन्टिनेंट में भाग निकलेगी। लड़ाई सालों चलेगी और अंत में शायद जीत उनकी ही होगी। लेकिन राक राक ऐसी जीत नहीं चाहता जिसकी कीमत अनगिनत बलिदान हो। यही सोचकर राक राक क्विजल की कोई भी सलाह मानने से इनकार कर देता है। वो अपने साथी को एक तरफ धकेल देता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ चार्ज कर देता है। ये देखकर नेबुला खुद भी सन्न रह जाता है। रकरक का यह कदम उसे सीधी बेवकूफ़ी और लापरवाही लगता है। उसे रोकने के लिए नेबुला डिसेंड करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो स्किल एक्टिवेट करता है, उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि रकरक डिसेंट स्किल को रेजिस्ट कर रहा है। नेबुला के पास फोर्स डिसेंड करने का ऑप्शन है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर वो फोर्स करेगा तो रकरक कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाएगा और उतना वक्त मॉन्स्टर के लिए उसे मारने को काफ़ी है। इधर राक राक आखिरकार उस मॉन्स्ट्रोसिटी के सामने पहुंच जाता है। जायंट तुरंत हमला करता है, लेकिन राक राक बड़ी आसानी से वॉर को डॉज कर लेता है। नेबुला उधर बेचैन होता जा रहा है। वो चाहता है कि राक राक बस पीछे हट जाए। चेतावनी के तौर पर वो रेड बटरफ्लाइज भी भेजता है ताकि साफ इशारा मिल जाए, इस लड़ाई में मत पड़ो। लेकिन राक राक उस मैसेज को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जिससे नेबुला और भी झल्ला जाता है। राक राक जो एरो मॉन्स्टर पर चलाता है वो सुई चुभने जितना असर करता है और बेअसर होकर गिर जाता है। मॉन्स्टर तुरंत पलटवार करता है और अपनी विशाल तलवार सीधी राक राक पर गिरा देता है। लेकिन राक राक सही वक्त पर हवा में उछल जाता है और मॉन्स्टर पर अपनी नीली लाइटनिंग गिरा देता है। दुर्भाग्य से वो ब्लू लाइटनिंग इस विशाल मॉन्स्टर के लिए बस हल्की सी गुदगुदी साबित होती है, क्योंकि नेबुला अभी डिसेंड नहीं कर सकता। वो दूसरा रास्ता चुनता है, बैटल के लिए फेथ रिसोर्सेज स्पॉन्सर करने का। जैसे ही वो ऐसा करता है, राक राक एक बराबर की विशाल लाइट बोल्ट से मॉन्स्टर पर वार करता है, जो उसके शरीर को जोर से चीर देती है। इतना सब होने के बावजूद रक राक लगातार डिसेंट स्किल को रेजिस्ट करता रहता है।
और यही बात नेबुला को पागल कर रही है। नेबुला जानता है कि ब्लैक स्केल ट्राइब के कुछ वॉरियर्स अगर रैक रैक को बचाने की बात आए तो चीफ के ऑर्डर भी तोड़ देंगे। और यही बिना शक साबित करता है कि राक राक एक सच्चा वॉरियर है। लेकिन नेबुला को नहीं लगता कि राक राक को गॉड्स की विल के खिलाफ जाना चाहिए। वो साफ देख पा रहा है कि उसकी सोच फ्लॉड है, ज्यादा जाने बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना। रकराक को लगता है कि इस मॉन्स्टर से लड़ने से उसकी मैनिफेस्टेशन टाइम कम हो जाएगी। उसके लिए शैलो विक्ट्री से ज्यादा अहम जिंदगियां हैं। इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है। जैसे ही राक राक मॉन्स्टर के सिर के काफी करीब पहुंचता है, वो स्टिंगरे को मदद के लिए पुकारता है। ब्लू लाइटनिंग स्पिरिट उसकी पुकार सुन लेता है और राक राक की स्पीयर को बिजली की ताकत से भर देता है। राक राक पूरी जान झोंक कर स्पीयर मॉन्स्टर के सिर की तरफ उछाल देता है। हमले के बाद चारों तरफ बस धुआं ही धुआं रह जाता है। लेकिन उसी धुएं के बीच मॉन्स्टर की लाल आंखें चमक उठती हैं और ये साफ बता देती हैं कि हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। जायंट अपनी विशाल हैमर घुमाता है और एक ही तबाही भरे वार में रकरक हमेशा के लिए गिर जाता है। नेबुला के लिए यह नज़ारा दिल तोड़ देने वाला है। सिस्टम रकरक को श्रद्धांजलि देता है। रकराक, वॉरियर, हैंड हंटर, थंडर का लिजर्डमैन, फर्स्ट चोजन वन, ब्लैक स्केल ट्राइब का चीफ, ह्यूट्रिन का फाउंडिंग किंग, महान थंडर ड्रैगन किंग, सभी लिजर्डमैन के लिए एक मिसाल। वो जिसने रास्ता खोला। और सबसे महान किंग रकराक द हाई प्रीस्ट मर चुका है। इस नुकसान से नेबुला के एक्सपीरियंस पॉइंट्स तो घटते हैं, लेकिन असली झटका उसे नहीं, उन सबको लगता है जो राक राक को मानते थे। राक राक का लाइफलेस शरीर बेरहमी से जमीन पर आ गिरता है और वो विशाल हरामी अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है ताकि राक राक का बचा हुआ हिस्सा भी कुचल दिया जाए और कुछ भी बाकी न रहे। नेबुला बस सन्न रहकर यह सब देखता रह जाता है। ये अब तक का उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस है। हाँ, इस नाजुक वक्त पर अपनी सबसे कीमती एसेट खोना वाकई दर्दनाक है, लेकिन नेबुला को इसकी उम्मीद पहले से थी। अब वो राक राक की जगह हुईखे को अपॉइंट करने वाला है और राक राक के लिए नेबुला उसे आफ्टर लाइफ भेजने की तैयारी करता है। लेकिन अगला प्लान सोचने से पहले ही उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। बताया जाता है कि राक राक जिसे सब सम्मान देते थे अब नहीं रहा और बहुत से लोग उसके लिए शोक मना रहे हैं। नेबुला को यह देखकर झुंझलाहट होती है, जैसे सिस्टम ऑब्वियस बात बताकर उसे चिढ़ा रहा हो। लेकिन तभी उसकी नज़र एक और लाइन पर जाती है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि राक राक को अपोस्टल घोषित कर दिया गया है और उसने डिवाइन स्टेटस हासिल कर लिया है। ये देखकर नेबुला पूरी तरह हिल जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सब कुछ अनरियल सा लगने लगता है। असल में अपोस्टल्स वो होते हैं जो गॉड्स की मदद करते हैं। जब किसी गॉड की क्रिएशन बढ़ती है या ड्रैगन जैसे स्पेशल बीइंग्स फेथ का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें अपोस्टल बनाया जा सकता है। कभी कभी आम बीइंग्स भी इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसे असेंशन कहा जाता है। अपोस्टल्स सीधे डिविनिटी लेवल्स हासिल कर सकते हैं और गॉड के पीछे चलने के बजाय खुद आगे बढ़कर फेथ फैलाते हैं। लेकिन नेबुला को जो परेशान कर रहा है वो ये है कि रक रक के केस में ये कंडीशंस पूरी होती नहीं दिख रही। अपोस्टल असेंशन की शर्तें साफ हैं। एंटिटी का लेवल कम से कम हीरो रैंक यानी लेवल 21 या उससे ऊपर होना चाहिए। एंटिटी की स्टोरी मेजॉरिटी को पता होनी चाहिए। एंटिटी ने गॉड की फेथ को पूरी तरह अपने अंदर उतार लिया हो। और आखिर में नेबुला के पास 1 मिलियन फेथ वैल्यू होनी चाहिए। पहली शर्त तो पूरी होती है, लेकिन बाकी सब अनक्लियर हैं। नेबुला को समझ नहीं आता कि मेजॉरिटी को जानना असल में क्या मतलब रखता है या फेथ को इंटरनलाइज करना क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, आखिरी शर्त तो बिल्कुल ही मैच नहीं करती। उसका डिविनिटी लेवल अभी सिर्फ 11 है और फेथ वैल्यू करीब 1 लाख। अपोस्टल बनने के लिए 1 मिलियन फेथ चाहिए, जिसके लिए नेबुला का डिविनिटी लेवल कम से कम 21 होना चाहिए, जो अभी नामुमकिन है। तब एक और नोटिफिकेशन उसे हिला देता है। उसमें लिखा होता है कि उसने पॉसिबल फेथ लिमिट पार कर ली है और फेथ काउंट अब बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। नेबुला कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी फेथ एक तरफ गिर भी रही है और दूसरी तरफ पागलों की तरह बढ़ भी रही है। उसे समझ नहीं आता इतनी फेथ आ कहां से रही है। उसी पल सीन उस विशाल मॉन्स्ट्रोसिटी की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता चला जा रहा है। ये तबाही देखकर सारे स्लेव्स रैक रैक के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। सिर्फ स्लेव्स और लार्ज मैन ही नहीं, यहां तक कि वैम्पायर्स भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। फिर भी नेबुला सोचता है इतने लोग भी राक राक के लिए प्रे करके इतनी फेथ जनरेट नहीं कर सकते। ये गेम के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन लगता है इस बार नेबुला ही गलत है। वो पूरी तरह सन्न रह जाता है जब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, शायद ये वर्ल्ड असल में कोई गेम है ही नहीं। पेरिश्ड वर्ल्ड एक गेम था, लेकिन ये वर्ल्ड उन्हीं रूल्स पर चलता हुआ नहीं लगता।
सिस्टम बस इसे एक गेम जैसा दिखाता है। अगर नेबुला का अंदाज़ा सही है तो इसका मतलब ये है कि लोगों की फीलिंग्स, बिलीफ्स और कन्विक्शंस ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिन्हें सिस्टम आसानी से नंबर्स में बांध सके। नेबुला जो देख रहा है वो सिस्टम की लिमिट्स से बहुत आगे है। ये एक मिरेकल है, कुछ ऐसा जो गेम के नंबर्स और कंस्ट्रेंट्स से बाहर है। लोगों की कलेक्टिव बिलीफ और कन्विक्शन इतनी मजबूत है कि उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रिगर कर दिया है। तब सिस्टम नेबुला को प्रॉम्प्ट देता है, रैक रैक एडवेंट की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये देखकर नेबुला भी चौंक जाता है। अभी अभी मरने के बाद भी रैक रैक एम्पोसिड बनकर फिर से लड़ना चाहता है। शुरू में नेबुला हिचकता है। उसके पास राक राक को बैटलफील्ड में सपोर्ट करने के लिए काफ़ी स्टैट्स नहीं है। लेकिन फिर उसे एक ज़रूरी बात याद आती है। राक राक की फेम और वो सारे टाइटल्स जो उसने जिंदा रहते कमाए थे, अपोस्टल बनने के बाद उसकी एबिलिटीज़ में रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अब वो स्टोरी का हिस्सा बन चुका है। ये सोचते ही नेबुला यस दबा देता है और रक रक को उसके नए सफ़र के लिए शुभकामनाएं देता है। इधर ज़मीन पर कमांडर क्विजल बाकी लिजर्डमैन को इवैक्यूएट कराने में जुटा हुआ है। अपने किंग की मौत देखने के बाद हर कोई सुन्न पड़ा है। कमांडर क्विजल दिल से टूट चुका है, लेकिन उसे पता है शोक मनाने का वक्त नहीं है। वो जानता है कि रक रक के बलिदान का पूरा फायदा उठाना होगा। उनके किंग की वजह से ही सब सुरक्षित निकल पा रहे हैं। लेकिन कीजल ये सोचकर घबरा जाता है कि जेल क्या रिएक्शन देगा जब उसे पता चलेगा कि उनका किंग अब नहीं रहा। अब तक कॉन्टिनेंट के ज्यादातर लोग अपनी लालच के लिए लड़ते आए हैं, कीमती चीजें पाने के लिए। लेकिन कीजल को लगता है कि लॉर्ड राक राक के एक्शंस कुछ बदल देंगे। उसे पूरा भरोसा है कि राक राक की मौत का असर बहुत गहरा होगा। हालांकि उसे नहीं पता कि वे उस ईविल गॉड को पूरी तरह हरा पाएंगे या नहीं। इन्हीं ख्यालों में डूबा क्विजल होता है कि तभी कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय घटता है। अचानक हर कोई एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनता है और आसमान से मीटियर की तरह बिजली गिरती है। उस रोशनी की चमक इतनी जबरदस्त होती है कि सबकी आंखें थम सी जाती हैं। रोशनी इतनी तेज है कि वो विशाल मॉन्स्टर भी कुछ पलों के लिए अंधा हो जाता है। घबराहट में वो क्रीचर अपनी भारी हैमर उसी रोशनी की तरफ झटका मारता है। लेकिन जैसे ही हैमर पास पहुंचती है वो उछलकर दूर जा गिरती है जैसे कोई खिलौना हो। तभी मॉन्स्टर को एक जाना पहचाना प्रेजेंस महसूस होती है और वो बुरी तरह बौखला जाता है। ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं है, ये राक राक है जो अभी अभी असेंड हुआ है और साफ दिख रहा है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मौजूदगी ही बता देती है कि वो अब एब्सोल्यूट पावर हाउस है, थंडर से बना हुआ एक भयानक लिजर्ड जो बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है। अपने किंग को बैटलफील्ड पर देखकर सारे लिजर्डमैन खुशी से झूम उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर्स पूरी तरह हक्का बक्का हैं। रक रक जिंदा नहीं बल्कि डिवाइन रूप में लौट आया है। लेकिन वो विशाल मॉन्स्टर आग बबूला हो जाता है। एक मामूली मॉर्टल का उसे चुनौती देना उसके लिए सीधा अपमान है। गुस्से में वो फिर से अपनी भारी हैमर उठाता है, जमीन पर दे मारने के लिए। लेकिन राक राक अब ये सब सहने नहीं आया है। वो स्टैंस लेता है और अपनी थंडर पावर चैनल करने लगता है। जैसे ही हैमर नीचे गिरने लगती है, राक राक बिजली की तरह खुद को उछाल देता है और मॉन्स्टर के सीधे राइट शोल्डर पर वार करता है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है और कुछ पलों के लिए लड़खड़ा जाता है। जैसे ही राक राक अगला अटैक करने को तैयार होता है, स्क्रीन पर उसके नए रिवाइज्ड स्टैट्स दिखते हैं। वो अब लेवल 6 वॉरियर और एक किंग है। लेकिन अपोस्टल के तौर पर असेंड होते ही उसका लेवल सीधे 13 तक पहुंच चुका है। इसके साथ कई और स्टैट्स भी दिखाई देते हैं जो उसकी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन साबित करते हैं। एक बात साफ है, अपोस्टल बनना कोई मजाक नहीं। रकराक सिर्फ लौटा नहीं है, वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और अब पूरी लड़ाई का रुख बदलने आया है। नेबुला भी राक राक के नए स्टैट्स देखकर चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। वो नोटिस करता है कि हाई प्रीस्ट के तौर पर राक राक के जो लेवल्स थे वो सीमलेसली उसके अपोस्टल रोल में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, क्योंकि अपोस्टल्स के पास डिविनिटी होती है। इन लेवल्स में अब डी स्टेट भी शामिल है जो डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर भी नेबुला जानता है कि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं लेवल 16 मैनिफेस्टेशन वाले जियोलवूबी का सामना करने के लिए। उस जायंट मैनिफेस्टेशन की डिविनिटी लेवल 16D है जो राक रक से 3 रैंक्स ऊपर है। लेकिन नेबुला को एक अहम बात समझ आ जाती है। अपोस्टल की असली ताकत रॉ लेवल्स में नहीं होती, असली ताकत होती है स्किल्स में और फेम टाइटल्स में, जो यूनिक एबिलिटीज बनकर सामने आती हैं। रकराक की पहली ताकत की झलक हैमर को रोक पाना हैंड हंटर नाम की स्किल की वजह से थी। रॉ पावर में भारी फर्क होने के बावजूद इसी स्किल ने उसे उस वेपन को डिफ्लेक्ट करने लायक बना दिया। लेकिन अब राक राक सिर्फ एक ट्रिक पर टिका नहीं है और अब हम उसकी अगली स्किल देखने वाले हैं, वेपन क्रिएशन। राक राक वेपन क्रिएशन एक्टिवेट करता है
और हवा में एक विशाल बो कॉन्जर हो जाता है। इसके जवाब में मॉन्स्ट्रस मैनिफेस्टेशन भी तुरंत एक बो निकाल लेता है, उड़ते हुए हीरो को गिराने के लिए। मॉन्स्टर एक विशाल एरो छोड़ता है, लेकिन राक राक पूरी तरह तैयार है। वो अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने एरो में चैनल कर देता है, उसे थंडर की ताकत से भर देता है। ये एबिलिटी लिजर्डमैन ऑफ थंडर रक रक की सबसे खतरनाक स्किल्स में से एक है। ये फेथ कंज्यूम करती है और थंडर बेस्ड अटैक्स को फ्यूल करती है, रक रक को चलता फिरता तूफान बना देती है। जैसे ही वो विशाल थंडर स्ट्राइक निकलती है, वो सामने आती एरो को निगल जाती है और सीधी उस जायंट बस्टर्ड की तरफ बढ़ जाती है। उसे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगता है। लेकिन फिर भी इतनी भयानक थंडर अटैक के बावजूद ये बेहिम्मत हार मानने को तैयार नहीं होता। उसके लिए ये सोचना ही असहनीय है कि अभी अभी डिविनिटी पाने वाला एक एम्पस्टुल उसे हरा दे। इसलिए वो फिर से अपना विशाल वेपन रक रक की तरफ फेंक देता है। लेकिन रक राक फुर्ती से स्पीयर के ऊपर सर्फ करता हुआ निकल जाता है और भी ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी डिवाइन स्पीयर नीचे फेंकने के लिए तैयार करता है। लिजर्डमैन ट्राइब के लोग खुशी से चिल्ला उठते हैं, अपने किंग के लिए पूरी उम्मीद और सपोर्ट उड़ेलते हुए। सिस्टम कमराडरी की वजह से 4 पॉइंट डिविनिटी इंक्रीज अनाउंस करता है और ह्यूचरिन के सिटीजन्स के साथ रिलेशनशिप की वजह से एक और 4 पॉइंट इंक्रीज। इसके अलावा स्लेव्स की वजह से भी 4 पॉइंट डिविनिटी बूस्ट मिलता है, जिनकी रैक रैक ने जान बचाई थी और जो अब उसका नाम जानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। इस पल राक राक अपनी कमराडरी और कैरिज्मा के दम पर अपोस्टल फेथ कमा रहा है, और जब इसमें स्किल फर्स्ट चोजन वन जुड़ती है तो उसकी स्टैट्स सीधे उसी फेथ के प्रोपोर्शन में बढ़ने लगती है जो वो अभी अभी हासिल कर रहा है। सीधे शब्दों में, जितने ज्यादा लोग राक राक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो ताकतवर बनता जा रहा है। इतनी सारी ताकत समेटकर राक राक मॉन्स्टर की तरफ टूट पड़ता है, अपनी पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी चैनल करते हुए। क्विजल अपने किंग को दोबारा एक्शन में देखकर गर्व और भरोसे से भर जाता है। वो अपने किंग से चिल्लाकर कहता है, इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लोगों की नजर में एक चमकता सितारा दिखाई देता है जो सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा है। उससे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज है कि सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। लेकिन एक स्लेव लड़का आंखें फाड़े सब कुछ देखता रहता है और देखता है कैसे उस विशाल मॉन्स्टर का उतना ही विशाल सिर रोशनी में उड़ जाता है। वो रोशनी उम्मीद की किरण जैसी लगती है, मॉन्स्टर को गिराते हुए और सबको हैरानी में छोड़ते हुए। सारे लिजर्डमैन और स्लेव्स खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार मॉन्स्टर के अंत को देखकर क्विजल दौड़ता हुआ अपने किंग के पास पहुंचता है और तुरंत घुटनों के बल गिर जाता है। सिर झुकाकर अपने किंग के जवाब का इंतजार करता है। रकरक कहता है कि अब उसे जाना होगा, लेकिन क्विजल समझ नहीं पाता कि उसका मतलब क्या है। तब रकराक याद दिलाता है वो मर चुका था और ये हेवंस का नियम है। लेकिन क्विजल गिड़गिड़ाकर कहता है, कम से कम पैलेस लौट कर अपने लोगों से आखिरी विदाई तो ले लो। रकराक विनम्रता से समझाता है कि हेवंस के फैसलों के खिलाफ जाना सही नहीं होता। क्विजल फूट फूट कर रोने लगता है, इस सोच से टूटकर कि उसका सबसे प्यारा लीडर उसे छोड़कर जा रहा है। तब रकराक उसके सामने अपनी स्पीयर बढ़ाता है और कहता है, हुचरिन में ईविल गॉड को मारने वाला यही वेपन है। ये एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, संभाल कर रखना। क्विजल पूरे सम्मान के साथ दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। राक राक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, किसी बात का दुख मत करना। गॉड के अपोस्टल के रूप में मैं ह्यूचरिन की रक्षा करता रहूंगा। क्विजल अपने किंग से वादा करता है कि वो इस धरती से राक राक का नाम कभी मिटने नहीं देगा। लेकिन राक राक हैरानी से कहता है, उसे इसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्विजल को समझ नहीं आता कि उसका किंग क्या कहना चाहता है, लेकिन रकराक को पूरा भरोसा है वो खुद समझ जाएगा। और ये कहकर वो सब कुछ क्यूजेल के काबिल हाथों में सौंप देता है। कमांडर रोते हुए वादा करता है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएगा। और देखते ही देखते उसका किंग उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। ईविल गॉड की हार के बाद कुछ वैम्पायर्स ने हथियार डाल दिए, जबकि बाकी छोटे छोटे ट्रूप्स में बिखर गए। हाई प्रीस्ट शेवन, जिसने अपना गॉड खो दिया था, उसे उसके ही सबॉर्डिनेट्स ने मार डाला और ह्यूचरिन के हवाले कर दिया। वक्त आगे बढ़ा और देखते ही देखते 137 साल बीत गए। हुकरिन की कैपिटल ओरिजन में किंग अनप्योंग के शासन का 23वां साल चल रहा था। पैलेस की एक लाइब्रेरी के अंदर एक बुजुर्ग महिला साफ तौर पर नाराज दिखती है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंस को छोड़कर थर्ड प्रिंस को क्राउन प्रिंस बनाने की बात चल रही है। उसके तीखे लहजे से साफ है वो इस सुझाव के सख्त खिलाफ है। उसके सामने बैठा व्हाइट स्केल्ड लिजर्ड उसकी आपत्तियों से जरा भी प्रभावित नहीं लगता। वो फिर से फर्स्ट प्रिंस को स्किप करके थर्ड प्रिंस को क्राउन प्रिंस बनाने की बात दोहराता है। लेकिन बुजुर्ग महिला एक बार फिर विरोध करती है। आखिर सदियों पुरानी परंपरा है कि फर्स्ट प्रिंस ही उत्तराधिकारी बनता है। ये रिवाज 100 साल से भी पुराना है, तो अचानक इसे तोड़ना उसे गलत लगता है
और हाँ, अब उसे वाइट लिजर्ड मैन कहने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम डुनिन है और वो राइट कैबिनेट में हंटिंग मिनिस्टर के सेक्रेड पद पर है। आगे बढ़ते हुए डुनिन याद दिलाता है कि ह्यू क्रेन के इतिहास में पहले भी एक्सेप्शंस रहे हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि इस बार वह इतनी जिद क्यों कर रही है। वो मानती है कि फर्स्ट प्रिंस थोड़ा आलसी है, पढ़ाई से ज्यादा मस्ती पसंद करता है, लेकिन सिर्फ यही वजह उसे क्राउन प्रिंस बनने से रोकने के लिए काफी नहीं। वैसे ये महिला लेफ्ट कैबिनेट की लीडर है, उसका नाम हुई मून है। जहां हुई मून को फर्स्ट प्रिंस का केयरफ्री रवैया कोई बड़ी समस्या नहीं लगता, वहीं डूनिन की राय बिल्कुल उलटी है। वो रूमर्स का हवाला देता है कि हंटिंग सीखते ही फर्स्ट प्रिंस ओराजोन के स्ट्रीट थग्स के साथ घूमता रहा। अगर राज्य के हेयर्स ऐसे गैर जिम्मेदार होंगे, हमेशा पार्टिंग और स्लैक ऑफ करते रहेंगे, तो कोई भी मिनिस्टर ऐसे राजा के नीचे काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन हुई मून कहती है कि फर्स्ट प्रिंस लंबे समय से बीमार है और वो उस पर ऐसा दबाव नहीं डालना चाहती जिससे उसकी हालत और बिगड़े। वो यहाँ तक कहती है कि डूनिन को अपने शब्दों में थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। व्हाइट लिजर्ड ईमानदारी से मान लेता है कि उसकी बातों में एम्पैथी की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्स्ट प्रिंस को थ्रोन पर देखना चाहता है। वो हुई मून को सलाह देता है कि अपनी राय पहले से ही इशारों में हिज मैजेस्टी तक पहुंचा दे। वो नहीं चाहता कि जिस दिन वो खुलेआम फर्स्ट प्रिंस को हटाने की बात करे, उसी दिन राजा को झटका लगे। ये सुनकर हुई मून का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि उसे ये कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल वाला रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। समझी क्या? इधर डूनिन उसे पुश करता है कि थर्ड प्रिंस को क्राउन प्रिंस के तौर पर प्रपोज करे और जो भी हंगामा हो उसे संभाल ले। हुई मून साफ तौर पर उसके इस तरीके से खुश नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसे दोबारा सोचने को कहती है। लेकिन लगता है उसकी राय की उसके लिए कोई कीमत नहीं, वो उसे सीधा इग्नोर कर देता है। हुई मून बस डूनिन के पीछे खड़े होकर बड़बड़ाती रह जाती है और उसकी हमेशा वाली जिद को कोसती रहती है। इस पूरे क्राउन प्रिंस ड्रामा को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन के महान किंग रखराक को गुजरे हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। रॉयल फैमिली रखराक की डिसेंडेंट्स के जरिए आगे बढ़ती रही। ये कहना गलत नहीं कि उसके बाद आए हर किंग अपनी जगह काबिल रहे, लेकिन कोई भी रखराक की महानता के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। और हाँ, कुछ कमजोर किंग्स भी आए, लेकिन मौजूदा रूलर्स किंग एम्पियन को आम तौर पर ऐसा राजा माना जाता है जिसने देश में शांति बनाए रखी, भले ही पिछले 10 सालों में कोई बड़ी अचीवमेंट ना रही हो। अब रॉयल फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ रही है कि उसका सक्सेसर आखिर होगा कौन। सीन अब एक बूढ़ी लिजर्ड महिला की तरफ शिफ्ट होता है जो सपोजिडली प्रिंस की टीचर है। उसका नाम रवीन क्वेज है। उसके सामने थर्ड प्रिंस काइल लार्क ओराजोन बैठा है। उम्र सिर्फ 12 साल। काइल लाइब्रेरी की लगभग हर फील्ड और हर सब्जेक्ट की किताब पढ़ चुका है, इसलिए उसकी टीचर जानना चाहती है कि अब वो किस ब्रांच ऑफ स्टडी को आगे प्योर्स करना चाहता है। लेकिन काइल के लिए किसी एक फील्ड को चुनना आसान नहीं। उसे बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी थीं, इसलिए वो पूछता है, क्या एक से ज़्यादा फील्ड चुनना पॉसिबल है? रवीन उसे कहती है कि वो उन किताबों के बारे में बताए जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों। सबसे पहले काइल ओवन की ट्रैवल डायरी का जिक्र करता है। वो कहता है कि उसे ये इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें अनगिनत जगहों और स्पीसीज का जिक्र है जिन्हें उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। ये असल में ओवन की लिखी एक ट्रैवल डायरी है, एक लिजर्ड मैन जो रखरख की जनरेशन में रहता था। ओवेन एक ट्रैवलर था जिसने अपनी जिंदगी के अलग अलग दौर में 9 ट्रैवल जर्नल्स लिखे और फिर वेस्ट की तरफ निकल गया। 9वीं किताब के बाद उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए 10वीं किताब को बुक ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है। काइल की पहली पसंद सुनकर रवीन खुश हो जाती है, क्योंकि इससे लगता है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह एडवेंचर स्टोरीज पसंद करता है। लेकिन जैसे ही काइल अगली किताबों के नाम लेता है, रवीन चौंक जाती है। जेल्स की एल्जेब्रिक थ्योरी और ओरिसन की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। काइल बताता है कि जेल्स की किताबें लॉजिक को खुशी से भर देती हैं और उनकी राइटिंग में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। जायल अपने समय की एक महान मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट थीं। उन्होंने उस दौर का पूरा मैथमेटिक्स कंपाइल किया जो उन्हें हिस्ट्री में एक यूनिक फिगर बनाता है। उन्होंने 4 वाटर व्हील्स के कंस्ट्रक्शन की निगरानी की और ओर्जान की कैपिटल सिटी डिज़ाइन की। उनकी हर अचीवमेंट और इन्वेंशन किताबों में साफ दर्ज है।
ओरिजन की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डिटेल्ड फ्लोर प्लान्स से भरी हुई है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि काइल जैसा बच्चा सिर्फ पढ़कर आर्किटेक्ट की फीलिंग समझ पा रहा है। साफ कहें तो जेल्स की किताबें ज़्यादातर स्कॉलर्स को भी क्लूलेस छोड़ देती हैं, क्योंकि वे खुद उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। काइल एक और किताब का जिक्र करता है, क्विज़ल्स एथिक्स, जो उसकी टीचर के एंसेस्टर ने लिखी थी। ये सुनकर रवीन को गर्व महसूस होता है कि उसका परिवार रख राख के साथ खड़ा रहा और जितना बन पड़ा उसका साथ दिया। एथिक्स ऑफ क्विज़ेल में राख राख के जीने के तरीकों का जिक्र है, साथ ही क्विज़ेल के अपने ओरिजिनल विचार भी जुड़े हुए हैं। अब तक राविन क्वीज अपने स्टूडेंट की समझ से पूरी तरह हैरान हो चुकी है। इतनी कम उम्र में मोरालिटी जैसे विषय को अहम मानना किसी भी किंग के लिए एक जरूरी गुण है। और जैसे ये काफी नहीं था, काइल आगे योर्स बैटल इन द प्लेन्स, सैरन म्यूल्स नाइट स्काई और राक राक की हाउ टू रीड द स्काई का भी नाम लेता है। वो इन किताबों से जुड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और अपनी पसंद की बातें बताने लगता है। लिजर्ड लेडी शब्दों में बयान नहीं कर पाती कि वो कितनी चकित है। इतनी छोटी उम्र में इतना पढ़ना और उसे समझ पाना साफ दिखाता है कि ये बच्चा कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जो बात उसे परेशान करती है वो ये है कि काइल सिर्फ किंगडम का थर्ड प्रिंस है, जिससे उसके राजा बनने के चांसेस बेहद कम हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में काइल उससे भी ज्यादा जानकार लगता है। वो चाहती है कि वो अपनी नॉलेज समाज के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन उसे डर है कि थर्ड प्रिंस होने की वजह से उसे दबा दिया जाएगा। काइल उसकी सोच को बीच में रोकते हुए उसे पुकारता है। वो उससे कुछ पूछना चाहता है, एक सवाल जो काफी समय से उसके मन में घूम रहा है। ये पढ़ाई से जुड़ा है या नहीं उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। बस एक सवाल है जिसे वो पूछना चाहता है, लेकिन हिचक रहा है। रवीन उसे कहती है कि जो दिल में है बेहिचक पूछे। आखिरकार काइल सवाल पूछ ही लेता है, क्या वो किंग बनने के काबिल है? ये सुनते ही टीचर पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो चाय पीते पीते खांसने लगती है। सवाल की गंभीरता अचानक समझ में आ जाती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या उसने ये बात किसी और से भी कही है। काइल नो में जवाब देता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो उसे सलाह देती है कि ये बात किसी और के सामने कभी ना कहे। काइल समझ जाता है कि उसके शब्द कितने भारी हैं और उसे दूसरों के सामने कितना संभल कर बोलना होगा। वो बताता है कि उसने ये सवाल सिर्फ उसी से किया है और वो एक ईमानदार जवाब चाहता है। क्या वो सच में अगला किंग बन सकता है? महिला जवाब देने से हिचकती है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंस बसान लक और अजॉन को पहले ही क्राउन प्रिंस घोषित किया जा चुका है। काइल के किंग बनने का एक ही रास्ता है, बसान को हटाया जाए, और जो भी फर्स्ट प्रिंस का विरोध करता है उसे ट्रेटर माना जाता है। सबसे बुरे हालात में इसकी कीमत जान से भी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए वो तय नहीं कर पा रही कि काइल के इस डरावने सवाल का जवाब दे या नहीं। आखिरकार वो सवाल पलटकर उसी से पूछती है, क्या वो किंग बनना चाहता है? काइल खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं है, लेकिन एक बात उसे पक्की पता है, अगर वो किंग बना तो वो किंगडम के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। और ये बात रवीन को पूरी तरह हिला देती है। चलो अब एक क्विक बोनस सीन देखते हैं सीरीन माउंटेन्स का। उसके बाद सीधे चलते हैं रुंडा के गुस्से पर। वो गुस्से में नेबुला और एल्डार के बीच रखा चेस बोर्ड ही पलट देती है। जैसे ही रुंडा एल्डार को नेबुला के साथ देखती है, उसका गुस्सा और भड़क जाता है। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से होती है कि नेबुला कभी उसके साथ जरूरी जानकारी शेयर नहीं करता, जबकि वो खुद जो भी जानती है सब कुछ बता देती है। नेबुला आखिरकार कुछ जूसी इंटेल शेयर करने का मन बनाता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जीत जाए। ये जानने के लिए कि नेबुला आखिर छुपा क्या रहा है, वो महिला बोर्ड गेम खेलने का फैसला करती है और लगातार कई राउंड्स हार जाती है। अब तक उसे लगने लगता है कि नेबुला जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है और कोई भी जानकारी देने के मूड में नहीं है। एक और टैंट्रम के बाद वो गुस्से में कॉल काट देती है, जैसे दोबारा कभी कांटेक्ट ही नहीं करेगी। इधर एल्डर भी उस सीक्रेट को लेकर क्यूरियस है जो नेबुला छुपाए बैठा है। क्योंकि वो रुंडा की तरह डबल एजेंट नहीं है, वो भरोसा दिलाता है कि ये इन्फो लीक नहीं होगी। नेबुला उस पर भरोसा करता है और एक दिलचस्प बात रिवील करता है। वो स्क्रीन पर यूट्रिन के थर्ड प्रिंस की तरफ इशारा करता है। इस बच्चे को खास बनाती हैं उसकी अनयूजुअल स्टैट्स। भले ही उसके पास कोई फ्लैशी या एक्साइटिंग स्किल्स ना हो, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस सीधी 107 है, जो उसे इंसेनली इंटेलिजेंट बना देती है। एल्दार ये देखकर सन्न रह जाता है कि काइल लेवल 0 पर होते हुए भी इतनी हाई इंटेलिजेंस रखता है, जो बेहद रेयर है। इस जनरेशन में 60 इंटेलिजेंस वाला जीनियस कहलाता है, लेकिन 100 के पार, ये तो पागलपन है।
नेबुला को पूरा भरोसा है कि पूरे कॉन्टिनेंट में आने वाले दशकों तक इतनी इंटेलिजेंस वाला कोई और मिलना मुश्किल है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि पिछले 100 सालों में क्या चलता रहा। हुक्रिन और बेका की लड़ाई खत्म होने के बाद अगली पूरी एक सदी तक हालात जमे रहे। कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ। एंशंट रेलिक्स ढूंढना, एबोमिनेशंस और एबोमिनेबल गॉड्स को मारना, छोटे डोमेन्स लेना, इन सब के अलावा बॉर्डर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। बॉर्डर्स बढ़ने के बाद इंटरनल अफेयर्स संभालना भी जरूरी हो गया और वो जिम्मेदारी नेबुला की थी। इसलिए उसे लगता है कि कुछ दशकों का स्टैग्नेशन इस गेम का हिस्सा होता है। शुरुआती एक्सपेंशन को लीड करने वाली मेन स्पीसीज के अलावा ये दौर बाकी स्पीसीज को नेशन के अंदर एक्सेप्ट कराने का था। अपीजमेंट पॉलिसीज का दौर। ह्यूचरिन को कई स्पीशीज के मिक्स होने की वजह से छोटे बड़े कई इश्यूज झेलने पड़े। ये समस्याएं हिस्ट्री में दर्ज नहीं हैं, लेकिन कुल 6 रिवोल्ट्स हुए थे। सबसे मुश्किल मसला था वैम्पायर्स के साथ कोएग्जिस्टेंस। ईविल गॉड की हार के बाद नेबुला की तरफ से बकस के स्लेव्स और वैम्पायर्स ने ह्यूचरिन के सिटीजन्स बनने की इच्छा जताई। जाहिर है वैम्पायर्स के साथ सिम्बियोसिस आसान नहीं था, क्योंकि वे खून पीकर ही जिंदा रहते थे। सेकेंड और थर्ड जनरेशन के हाई रैंक वैम्पायर्स एनिमल ब्लड पर सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो वैम्पायर्स ने एक शॉकिंग फैसला लिया। उन्होंने पहाड़ों की गुफाओं में शरण ली और नेबुला से प्रार्थना की। उन्होंने ब्लू इंसेक्ट गॉड की विल को फॉलो करने की इच्छा जताई। एपोस्टल राक राक की होली डेथ देखने के बाद वे अब दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जीना नहीं चाहते थे। करीब 1000 वैम्पायर्स ने खुद को भूखा मारने का फैसला किया। कुछ भाग गए, कुछ टेम्पटेशन रोक नहीं पाए, लेकिन 600 वैम्पायर्स ने दर्द सहा और बिना हिले मौत को गले लगा लिया। उन्होंने पाप किए थे, लेकिन उन्होंने अपने पाप स्वीकार किए और सजा चाही। यहां तक कि लिजर्डमैन को भी लगा कि ब्लू इंसेक्ट गॉड उन्हें तुरंत माफ कर देगा, और सच में उन्हें माफ कर दिया गया। जहां वैम्पायर्स ने पश्चाताप किया, वो जगह बाद में डिगिंग बुधा वैली कहलाने लगी। नाइट स्काई ऑर्डर का एक सैंक्चुरी। ये जगह रिपेंटेंस और अटोनमेंट का सिंबल बन गई, ये साबित करते हुए कि अगर फेथ सच्ची हो तो लिजर्डमैन न होते हुए भी ब्लू इंसेक्ट गॉड अपनाता है। इस घटना के बाद ब्लू इंसेक्ट गॉड को एक और टाइटल मिला, नाइट स्काई। इसी तरह नाइट स्काई ऑर्डर कई स्पीशीज की फेथ बन गई, सिर्फ लिजर्डमैन की नहीं। और यही थर्ड प्रिंस, जिस पर नेबुला की नज़र है, आगे चलकर इन बदलावों में और बड़ा योगदान देने वाला है। किसी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए सही टेक्निक्स और इन्वेंशंस चाहिए, और उन इन्वेंशंस का आपस में जुड़ा होना भी उतना ही ज़रूरी है। काइल जैसी इंटेलिजेंस के साथ वो नई खोजें करने के लिए परफेक्टली सूटेड है। अगर वो अगला किंग बनता है तो उसके पास इतनी इन्फ्लुएंस होगी कि ज़रूरी इन्वेंशंस पूरे ह्यूचरिन में फैला सके। ह्यूचरिन की करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर आइडियल नहीं है। लेफ्ट कैबिनेट कई स्पीसीज के लिए खुला है और पैलेस के इंटरनल अफेयर्स संभालता है, कुछ हद तक अर्थ के यूनक्स जैसा। लेकिन असली पावर रखने वाला राइट कैबिनेट पूरी तरह लिजर्डमैन के हाथ में है, और सब जानते हैं पावर लोगों को करप्ट करती है और एब्सोल्यूट पावर पूरी तरह करप्ट कर देती है। इसलिए रिजीम चेंज जरूरी है। काइल को स्पीसीज के बीच हार्मनी की इस समस्या को सुलझाना ही होगा, और नया किंग इतना समझदार होना चाहिए कि इन टेंशंस को संभाल सके और खत्म कर सके। लेकिन एल्डर याद दिलाता है कि काइल सिर्फ थर्ड प्रिंस है। फर्स्ट सन बसान, जिसे थ्रोन मिलना तय है, अपना ज्यादातर वक्त खेलकूद में उड़ाता है। फिर भी सिर्फ यही वजह उसे हटाने के लिए काफी नहीं। एक बार क्राउन प्रिंस तय हो गया तो काइल का किंग बनना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नेबुला चाहे तो सीधे ऑरिकल भेजकर पैलेस के इंटरनल अफेयर्स में दखल दे सकता है, लेकिन सॉवरेन पावर के इस नाजुक दौर में डिवाइन इंटरवेंशन समझदारी नहीं होगी। इसलिए उसे कोई इनडायरेक्ट रास्ता अपनाना पड़ेगा। एल्डर जानना चाहता है कि नेबुला के दिमाग में आखिर कौन सा तरीका चल रहा है। इसके जवाब में नेबुला थोड़ा आगे झुकता है और एल्डर के कान में सारी जूसी डिटेल्स फुसफुसा देता है, हमें कुछ भी बताए बिना। प्लान इतना अजीब होता है कि एल्डर को खुद यकीन नहीं होता कि यह सच में काम करेगा। शायद नेबुला थर्ड प्रिंस की अननेचुरल इंटेलिजेंस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहा है। फिर भी नेबुला अपने प्लान को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि उस पर पूरा दांव लगाने को तैयार है। पैलेस गार्डन में 2 महिलाएं घबराहट में इधर उधर चुपके से चल रही हैं, और उनके सामने एक विशाल सोया हुआ बीस्ट पड़ा हुआ है। ये क्रीचर असल में ओराइजन का गार्डियन ड्रैगन है, मानून। मानून एक ड्रेक है जिसे कभी महान थंडर ड्रैगन किंग यानी नेशन के फाउंडर ने संभाला था। कहानियों के मुताबिक ड्रेक्स बुढ़ापे से नहीं मरते। मानून का ग्रोथ पीरियड कई दशकों तक चला और वो गारगैंटुअन साइज तक पहुंच गया।
इस वक्त ये बीस्ट करीब 25 मीटर लंबा है और इसकी उम्र लगभग 150 साल मानी जाती है। इतने भारी शरीर के साथ उसका फूड कंजम्पशन भी उतना ही डरावना है। ज्यादा खाने का मतलब पैलेस को रोज उसका डंप भी हटाना पड़ता है। इसी वजह से ये हाई मेंटेनेंस जानवर एक बोझ बन चुका है। लोगों को डर रहता है कि कहीं ये जायंट क्रीचर बेकाबू होकर पैलेस के अंदर तबाही न मचा दे। कुछ लोग इसे कम आबादी वाले इलाके में भेजने की बात करते हैं, कुछ तो इसे सैक्रिफाइस करने तक का सुझाव दे चुके हैं। लेकिन मनून का अस्तित्व थंडर ड्रैगन किंग से चली आ रही सॉवरेंटी की निशानी है। इसलिए चाहे रिसोर्सेज पर कितना भी बोझ पड़े, उसे रखना ही होगा। अच्छी बात यह है कि मानून अब तक शांति से खा रहा था और सो रहा था, लेकिन अब यह बदलने वाला है। अचानक उस बीस्ट की नजर जानी पहचानी सेलेस्टियल ब्लू बटरफ्लाइज पर पड़ती है और वो खुशी से चौंक उठता है। आखिरकार ये बटरफ्लाइज उसके बहुत पहले मर चुके दोस्त रैक रैक की मौजूदगी का संकेत है। जब तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त आराम भरे हेवंस छोड़कर सिर्फ तुमसे मिलने नीचे उतर आए, तो इसका मतलब होता है तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब हो। असल में मानून के अंदर हाल ही में अजीब सी फीलिंग्स और लॉन्गिंग उठने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है या इनके साथ क्या करना चाहिए। वो अक्सर ये नीली बटरफ्लाइज देखता था जो उसे उसके दूसरे मास्टर रक रक की याद दिलाती थी। जितना भी उसका मन इन बटरफ्लाइज के पीछे भागने का करता है, मनून जानता है कि उसे बाउंड्री वॉल के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पहले भी एक बार जब उसने दीवार पार करने की कोशिश की थी, गार्ड्स ने उसे धकेलकर वापस भेज दिया था। फिर भी ये वफादार साथी दीवार पार करके अपने दोस्त को गले लगाने के लिए तड़प रहा है। रक राक भी अपने गॉड का शुक्रगुजार है जिसने उसे अपने पुराने दोस्त की एक झलक पाने का मौका दिया। लिजर्ड किंग अपने पुराने प्यारे दोस्त को यहां बुला रहा था और वो वफादार साथी अपनी सारी हिचक छोड़कर दीवारें तोड़ता हुआ सिर्फ उससे मिलने चला आता है। पैलेस के एक कोने में डुनीन और उसके साथियों को मनून के मचाए गए क्रैश की जोरदार आवाज सुनाई देती है। गार्ड्स जब हंगामे वाली जगह पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मानून एंसेस्ट्रल माउंटेन्स की तरफ भाग चुका है। यह खबर सुनते ही डुनिन सतर्क हो जाता है, हालांकि उसका रिएक्शन उसके साथियों जितना शॉक्ड नहीं होता। असल में उसके साथी भड़क जाते हैं, क्योंकि हंटिंग मिनिस्टर होने के नाते मनून को सुबह की मीटिंग से पहले पकड़ने की जिम्मेदारी सीधे डुनिन पर आती है। बीस्ट से जुड़ा मामला है तो जाहिर है उस बीस्ट को वापस लाना हंटिंग मिनिस्टर का ही काम है। लेकिन डुनिन के पास मानून का पीछा न करने की अपनी वजह है। आखिर हंटिंग मिनिस्टर का असली काम नोबल्स के एंटरटेनमेंट के लिए हंट्स अरेंज करना होता है, मानून जैसे मॉन्स्टर को ट्रैक करना नहीं। लेकिन जब ड्यूटी बुलाती है तो ऑप्शंस कम रह जाते हैं, या शायद रहते हैं। थोड़ी देर बाद, एक छोटी कोर्ट मीटिंग के बाद, डुनिन को कास्टल से गुस्से में बाहर निकलते देखा जाता है और परेशानी ये कि रॉयल कोर्ट ने उसे हंटिंग एक्सपीडिशन टीम देने से मना कर दिया। बस पैलेस गार्ड्स देने को तैयार हुए मानून को पकड़ने के लिए। दिक्कत यह है कि मानून एक बॉडी रोल में ही कई रॉयल गार्ड्स को कुचल सकता है। अब डुनिन के पास बस एक ही रास्ता बचता है, किसी तरह खाने का लालच देकर बीस्ट को फंसाना। फिर भी इसमें कई लोग घायल हो सकते हैं। आखिर सिविलियन हंटर्स भी उन्हीं एंसेस्ट्रल माउंटेन्स में जाते हैं। अगर मानून ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो पब्लिक सेंटिमेंट सीधे उसके खिलाफ जाएगा। वैसे भी एक वाइट लिजर्ड जैसे उसके लिए कैबिनेट सीट मिलना कोई आम बात नहीं। अगर इस इंसिडेंट में कैजुअल्टीज हुई तो सारा दोष उसी पर आएगा। सच में इन कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स में भी रेसिज्म है। और देखो किस्मत, यहां गंदा काम हमेशा वाइट वालों को ही करना पड़ता है। उसे पूरा यकीन है कि हंटिंग मिनिस्टर की उसकी कुर्सी अब खतरे में है। अब असली काम पर लौटते हैं। सबसे पहले उसे यह समझना है कि मानून अचानक क्यों बेकाबू हुआ, जबकि अब तक वो शांत था। एक पल को उसे लगता है इसके पीछे जरूर कोई है और ये कमजोर बाउंड्री वॉल भी किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। तब कुछ कॉकेट्रेसेस उसके ऊपर से उड़ते हुए निकल जाते हैं और उनमें से एक पर बैठा होता है प्रिंस बसान, ह्यूक्रिन का क्राउन प्रिंस, बसान लक और अजॉन। आखिरकार ये है उस बदनाम फर्स्ट क्राउन प्रिंस का औपचारिक एंट्री जो अपनी शरारतों और केयर फ्री लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। दुनिन हैरानी से फर्स्ट प्रिंस को ऐसे ही पहाड़ों की तरफ जाते देखता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। जैसा कि अंदाजा था, वो मानून को ढूंढने जा रहा है। फर्स्ट प्रिंस होने के नाते उसे हंटिंग मिनिस्टर से इजाजत लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सामान्य हालात में भी बसन को किसी से परमिशन लेने की आदत नहीं। लेकिन इंपीरियल मीटिंग में पहले ही तय हो चुका है कि मानून के एस्केप केस की जिम्मेदारी हंटिंग मिनिस्टर संभालेगा। लगता है प्रिंस बासन को इंपीरियल मीटिंग के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसे लगता है वो जो कर रहा है वही सही है और उसे कोई रोक नहीं सकता। ये क्रीचर रोज बाहर घूमने नहीं निकलता, इसलिए वो मानून को मूव करते देखना चाहता था और दोस्तों के साथ आ गया। लेकिन अब उसकी लालच बढ़ चुकी है और वो खुद बीस्ट को पकड़ना चाहता है। ये देखकर डोनेन की चिंता और बढ़ जाती है। आखिर फर्स्ट प्रिंस के नशे में धुत दोस्त किसी काम के नहीं। सच कहें तो उनकी आखिरी ब्रेन सेल तक अभी भी ड्रंक है। इसलिए ड्यूनेन समझ जाता है कि ये लोग उसकी बात किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे, भले ही फर्स्ट प्रिंस हंटिंग में ठीक ठाक हो। मनून के सामने उसका कोई चांस नहीं। बीस्ट का साइज ही इतना ज्यादा है। और शायद यही अच्छी बात है। फर्स्ट प्रिंस जिस कॉकाटू पर बैठा है वो मानून की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा और बीस्ट उसके पहुंचने से पहले ही भाग निकलेगा। इसलिए हंटिंग मिनिस्टर सलाह देता है कि जैसे ही बसान जंगल में मानून को देखे वो तुरंत सबसे नज़दीकी फॉरेस्ट रेंजर को इन्फॉर्म करे। लेकिन फर्स्ट प्रिंस साफ कर देता है बीस्ट उसी का शिकार है, किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। हालांकि वो हंटिंग मिनिस्टर की मजबूरी समझता है और अनमने मन से किसी भी साइटिंग की खबर देने को मान जाता है। और इसके साथ ही वो अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ हंट पर निकल जाता है। वाइज वाइट लिजर्ड मैन गुस्से और बेबसी में बस खड़ा रह जाता है। लेकिन उसका गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि तभी वो दूर प्रिंस काइल को देखता है जो ब्रेकआउट वाली जगह का मुआयना कर रहा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और काइल बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो असल में मैनार्ड के गायब होने के पीछे के क्लूज ढूंढ रहा है। उसे ये भी पता चल चुका है कि बस्सन पहले ही हंट पर निकल चुका है। वह मानता है कि फर्स्ट प्रिंस हंटिंग में अच्छा है, लेकिन मनून जैसे विशाल बीस्ट को पकड़ने के लिए सिर्फ हंटिंग स्किल्स काफी नहीं है। फिर भी डुनिन को ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि काइल ने इस पूरे मामले में कौन कौन से क्लूज जुटाए हैं। काइल सबसे पहले लकड़ी की उस बार की अजीब हालत की तरफ इशारा करता है। उसे देखते ही साफ समझ आ जाता है कि इसे जोर लगाकर नहीं तोड़ा गया। अगर ताकत लगी होती तो लकड़ी चूर चूर हो जाती। इससे लगता है कि इसे कीड़ों ने अंदर से खोखला किया था। लेकिन यही बात अजीब हो जाती है। आखिर ये वुडन बोर्ड्स पत्थर के खंभों से जुड़े हुए थे। कीड़े शायद पत्थरों के अंदर से रेंगते हुए लकड़ी तक पहुंचे होंगे। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने सिर्फ बीच वाला हिस्सा ही क्यों खाया? अगर कीड़ों ने पूरी लकड़ी बराबर खाई होती तो मानून के निकलते ही पूरी स्ट्रक्चर ढह जाती। लेकिन सिर्फ बीच वाला हिस्सा कमजोर हुआ, इतना परफेक्ट कि मानून आराम से तोड़कर निकल गया। ये बिल्कुल किसी संयोग जैसी नेचुरल घटना लगती है। अगर खास हिस्से पर शहद भी लगाया जाता तब भी कीड़ों को इसे खाने में कई दिन लगते। यहीं काइल कड़ियाओं जोड़ता है और नाइट स्काई गॉड के पुराने नाम का जिक्र करता है जो 100 साल पहले इस्तेमाल होता था। उसे ब्लू इंसेक्ट गॉड कहा जाता था। और अगर इतिहास में और पीछे जाए तो रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि नाइट स्काई गॉड को नेमलेस बीटल गॉड भी कहा गया था। जब ह्यूचरिन ट्राइब भूखा था और जंगलों में भटक रहा था तब इंसेक्ट्स ने ही उन्हें रास्ता दिखाया और खाने तक पहुंचाया। सीधे शब्दों में काइल इशारा कर रहा है कि ब्लू इंसेक्ट गॉड यानी नाइट स्काई ने ये सब करवाया है। लेकिन डुनिन को ये बात तुरंत नहीं झंझती। काइल खुद मानता है कि ये फिलहाल सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, इसलिए वो बाकी वुडन बार्स चेक करना चाहता है कि कहीं उन्हें भी इंसेक्ट्स ने अंदर से खाया तो नहीं। मान भी लें कि नाइट स्काई इसके पीछे है, तब भी डुनिन असली वजह जानना चाहता है। लेकिन अभी उसे ज्यादा चिंता इसके कॉन्सिक्वेंसेस की है, न कि ये किसने किया। एंसेस्ट्रल माउंटेन्स में हंटर्स और रेंजर्स पहले से मौजूद हैं। मनून इतना बड़ा है कि दूर से ही दिख जाता है, इसलिए लोग उससे सीधे टकराने से बच सकते हैं। कैजुअल्टीज कम होंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर उस ताकतवर बीस्ट को पकड़ने की सनक जाग जाएगी। यही बात डुनिन कहता है और काइल इशारा करता है कि जो भी बीस्ट का पीछा करेगा वही शायद नाइट स्काई गॉड का असली टारगेट होगा। और इत्तेफाक से वो इंसान प्रिंस बासन ही है। लगता है डुनिन अब समझने लगता है कि काइल किस तरफ इशारा कर रहा था। शायद नाइट स्काई सच में मौजूद है और वो चाहता है कि नेशन आगे बढ़े, और इसके लिए वो थर्ड प्रिंस को अगला किंग बनते देखना चाहता है। अगर ऐसा है तो नाइट स्काई गॉड प्रिंस बसान की जान लेने की कोशिश कर सकता है। ये मामला बेहद गंभीर है, इतना गंभीर कि डुनिन नहीं चाहता कि काइल ये बात किसी और को बताए। काइल वादा करता है कि वो इसे सीक्रेट रखेगा, लेकिन बदले में एक फेवर मांगता है, क्योंकि डुनिन बसान के पीछे जाने वाला है। काइल भी उसके साथ जाना चाहता है। ये रिक्वेस्ट वाइट लिजर्ड को चौंका देती है। उसे महसूस होता है कि काइल सिर्फ जिद नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई मकसद है। असल में काइल का साथ होना बसन के बचने के चांसेस बढ़ा सकता है।
आखिर नाइट स्काई गॉड सिर्फ बसन की जान चाहता है, और अगर कायल को कुछ हो गया तो किसी का फायदा नहीं होगा। सीन कट होता है बसन और उसके नशेड़ी दोस्तों पर, जो मानून के छोड़े हुए निशानों का पीछा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें बीस्ट पास ही पड़ा हुआ दिख जाता है। इतनी आसानी से मिल जाना खुद में अजीब है। ऊपर से मानून ने पीछे साफ ट्रेल छोड़ा है, जिससे ट्रैकिंग और भी आसान हो गई। बसन ज्यादा तेज दिमाग वाला नहीं है, इसलिए वो मान लेता है कि बीस्ट 100 साल से गार्डन में बंद था, दम घुट रहा होगा और बाहर निकलते ही घूमने निकल पड़ा। उसे उस बेचारे क्रीचर पर थोड़ी दया भी आती है, जो इतने साल बस सोता ही रहा। और जब बीस्ट गहरी नींद में पड़ा होता है तो बासन के ड्रंक दोस्त सुझाव देते हैं कि उसे जगाकर पैलेस की तरफ हाँक दिया जाए। लेकिन सोते हुए भी बीस्ट की डरावनी गुर्राहट सुनते ही उन बोझोज की हिम्मत जवाब दे जाती है। वे बिना सोचे समझे अजीब अजीब आइडियाज उछालने लगते हैं, जिनका उन्हें खुद भी मतलब नहीं पता। आखिरकार वे तय करते हैं कि किसी हिरन जैसे जानवर को बेट बनाकर बीस्ट को लुभाया जाए। बसन इस प्लान पर चलने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों को बेट लाने भेज देता है और खुद पीछे रुकता है, ताकि मनून जाग ना जाए और कहीं चला ना जाए। असल में लगता है बसन ने यह तरकीब बस उन इडियट्स को दूर भेजने के लिए अपनाई थी। पहली वजह, उनका प्लान बेहुदा था। दूसरी वजह, अगर सब वहीं रुक जाते। बसान चाहता है कि मानून को वापस लाने का पूरा क्रेडिट उसी को मिले। क्रेडिट की बात आते ही बसन हमें अपनी यादों में खींच ले जाता है, जहां हमें उसके बारे में थोड़ा और पता चलता है। कैसे उसकी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट पर हमेशा तारीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सब काफी नहीं था। एक बार उसने अपनी टीचर रावीन से पूछा था, अगर नाइट स्काई गॉड सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और हर जगह मौजूद है, तो दुनिया में अब भी जंग, दर्द, दुख और बदकिस्मती क्यों है? वह सच में जवाब जानना चाहता था, लेकिन रवीन के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसने काफी देर तक खुद वजह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार लेसन वहीं खत्म हो गया। उसी पल बासन समझ गया कि जो तारीफ उसे मिलती रही थी वो असली एक्नॉलेजमेंट नहीं थी। असली एक्नॉलेजमेंट तब मिलता है जब तुम कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सबकी आवाज बंद हो जाए, ठीक नाइट स्काई गॉड की तरह। बसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा एक्नॉलेजमेंट महसूस नहीं किया। उसे पता है कि बहुत से लोग उसे किंग बनने के लायक नहीं मानते, लेकिन वह क्या करे, वह ऐसा ही पैदा हुआ है। आखिर वह अपने छोटे भाई कायल की तरह नेचुरली गिफ्टेड नहीं है, इसीलिए वह रिजल्ट्स दिखाकर रिस्पेक्ट और पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में करना चाहता है। ये उसके लिए खुद को किंग के लायक साबित करने के गिने चुने मौकों में से एक है। तभी अचानक उसका भाई कायल वहां पहुंच जाता है। कायल जैसे ही अपने बर्ड से उतरता है, उसका पैर फिसलता है और वह एंकल मोड़ लेता है। उसका बड़ा भाई और हंटिंग मिनिस्टर दोनों घबरा जाते हैं। फर्स्ट प्रिंस तुरंत कायल की तरफ दौड़ता है, उसे संभालता है और हंटिंग मिनिस्टर को डांट देता है कि उसने इतने छोटे बच्चे को इतनी खतरनाक जगह क्यों लाया। फिर वह डुनीन को पास की पहाड़ी झोपड़ी से दवा लाने का आदेश देता है। व्हाइट लिजर्ड दवा लेने निकल जाता है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि किसी दवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कायल बिल्कुल ठीक है। और यह देखकर उसका बड़ा भाई चौंक जाता है। असल में कायल का पैर मुड़ा ही नहीं था। ये बस डुनिन को वहां से हटाने का बहाना था, ताकि वह अपने भाई से अकेले में बात कर सके। बसान अब भी नहीं समझ पाता कि कायल ने सिर्फ बात करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। हम जानते हैं कि यह क्रीचर बेहद खतरनाक है, लेकिन कायल के लिए नहीं। आखिरकार कायल अपने भाई को अब तक जुटाई गई सारी अहम बातें बता देता है। कुछ देर बाद थर्ड प्रिंस का उतरा हुआ चेहरा साफ दिखाता है कि नाइट स्काई गॉड द्वारा उसकी जान लिए जाने की संभावना ने बासन पर कितना भारी दबाव डाल दिया है। हालांकि कायल मानता है कि यह सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन डूनिन भी इस संभावना से सहमत नजर आता है। अगर यह सच भी हो तो बासन समझ नहीं पाता कि कायल उसे बचाने के लिए इतनी दूर क्यों आया। आखिर कायल चुपचाप बैठकर क्राउन प्रिंस को मरते देख सकता था और खुद अगला दावेदार बन सकता था। उनका दूसरा भाई पहले ही नाइट स्काई ऑर्डर का प्रीस्ट बन चुका है, तो अगर बसन मर जाता, कायल अपने आप क्राउन प्रिंस बन जाता। यही सोचकर बासान अपने छोटे भाई से पूछता है, क्या उसे सच में क्राउन में कोई दिलचस्पी नहीं है? हकीकत यह है कि कायल लंबे समय से थ्रोन चाहता है, और यही वजह है कि वह यहां आया है। लेकिन अपने भाई को मरवाने के बजाय वह चाहता है कि उसका बड़ा भाई खुद क्राउन प्रिंस का पद छोड़ दे। बसन समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। कायल अपनी बात और साफ करता है, ये याद दिलाते हुए कि इतिहास गवाह है नाइट स्काई गॉड कभी असफल नहीं हुआ, जबकि बाकी गॉड्स नाकाम रहे हैं। नाइट स्काई गॉड हर बार जीता है। इससे साफ होता है कि वह कितना मेटिक्युलस है। वह हर छोटे डिटेल पर ध्यान देता है ताकि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो। इसलिए अगर बासन क्राउन प्रिंस का पद नहीं छोड़ता तो आखिरकार वह मारा जाएगा,
काइल को इस बात का पूरा यकीन है, नाइट स्काई गॉड आगे भी ऐसे मौके बनाता रहेगा। भले ही वह गॉड की हर चाल पहले से ना देख पाए, लेकिन काइल वादा करता है कि जैसे ही उसे कोई संकेत मिलेगा वह बासन को बता देगा, ताकि किंगडम और सब सुरक्षित रह सकें। ये सुनकर बासन चेतावनी देता है कि गॉड की इच्छा के खिलाफ जाना डिवाइन विल के खिलाफ जाना है। उन्हें डर और सावधानी रखनी चाहिए, टकराव नहीं। लेकिन काइल कहता है कि वह गॉड को समझता है और उसे डर नहीं लगता। कम से कम वह यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि किसी को नुकसान ना हो। नाइट स्काई गॉड ने जो रास्ता चुना है वो बासन की जान खतरे में डालता है। तबाही से बचने के लिए काइल हालात को एक अलग दिशा में मोड़ना चाहता है, एक ऐसा रास्ता जो गॉड ने खुद एक ऑप्शन के तौर पर छोड़ा है, ताकि बासन सुरक्षित रह सके और किंगडम भी। और आखिर में काइल एक बार फिर साफ शब्दों में मांग करता है, बासन क्राउन प्रिंस का पद छोड़ दे, ताकि बिना किसी नुकसान के गॉड की इच्छा पूरी की जा सके। काइल की साफ बातों और उसकी सीधी नजरों को देखकर बड़ा भाई जोर से हंस पड़ता है, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। थोड़ी देर बाद वह खुद को संभालता है और मान लेता है कि उसके अंदर अजीब सी राहत उतर आई है। वह काइल की बातों को टालता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर लेता है। वह अपने भाई को याद दिलाता है कि भले ही वह अपनी मर्जी से पद छोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे का रास्ता आसान होगा। काइल बिना हिचक हर हालात झेलने को तैयार है, उसे बस वो टाइटल चाहिए। इसके बाद बासन मानून का मुद्दा उठाता है। इतने बड़े बीस्ट का अब क्या किया जाएगा? उन्हें समझ नहीं आता कि मानून के भागने की बात मिनिस्टर्स को कैसे समझाई जाएगी। लेकिन काइल शांत होकर कहता है कि उसने सब सोच रखा है, चिंता की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद पैलेस में वापस काइल हंटिंग मिनिस्टर के साथ डील करते हुए नजर आता है। आगे मिलकर काम करने की बात तय होती है। हाथ मिलते ही वह अपने बड़े भाई के साथ वहां से चला जाता है और डुनिन वहीं खड़ा रह जाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। काइल के आगे से एक्टिव रहने का मतलब साफ है, उसने आखिरकार थ्रोन हासिल कर लिया है। थोड़ी दूरी पर नेबुला और एल्डार ये सब चुपचाप देख रहे होते हैं। एल्डार पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि सब सही दिशा में जा रहा है। वह मानता है कि थर्ड प्रिंस तेज दिमाग वाला है, लेकिन अगर हर फैसला डिवाइन संकेतों की अपनी इंटरप्रिटेशन पर होगा तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। इस बार अंदाजा सही निकला, लेकिन अगली बार भी ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऊपर से इतना इंडिपेंडेंट किंग होना भी थोड़ा अनईजी करता है। नेबुला को हालांकि कोई चिंता नहीं। जब वह असली दुनिया में ये गेम खेलता था तब भी ऐसे हालात आते थे जहां एनपीसीज बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते थे। फिर भी वह एक अच्छा प्लेयर था और हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता था। लेकिन अब जिनसे वह डील कर रहा है वे सिर्फ एनपीसीज नहीं हैं, वे असली लोग हैं, अपनी इच्छाओं, अपने गोल्स के साथ। उनके आइडियाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे नेबुला के लक्ष्य में मदद कर रहे हैं सब मुमकिन है। एल्डर की सोच अलग है। उसका मानना है कि यही अवेयरनेस आगे चलकर मुश्किल बन सकती है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल फैसले पूरा प्लान बिगाड़ सकते हैं। नेबुला को लगता है कि यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रक राक के सेक्रीफाइस को ही देख लो। वह नेबुला की मर्जी के खिलाफ गया, खुद लड़ा और नतीजा परफेक्ट निकला। कायल का मामला भी स्मूथली इसलिए चला क्योंकि उसने गॉड के हिंट्स के पीछे भागने के बजाय खुद फैसला लिया। अगर कभी हालात बिगड़ेंगे भी तो नेबुला बस और सावधानी से आगे बढ़ेगा। कम से कम ये तो अच्छा है कि वह बसन को बचा सका, जो तब तक काम आएगा जब तक थर्ड प्रिंस अगला किंग नहीं बन जाता। अब सीन रॉयल कोर्ट में शिफ्ट होता है, जहां साफ दिख रहा है कि सारे अहम लोग जमा हैं और मानून के भागने पर चर्चा चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर सलूसन काफी नाराज है कि हंटिंग मिनिस्टर अब तक मानून को पकड़ नहीं पाया। उसे डर है कि देर हुई तो जनता में गलत असर जाएगा। दुनिन अपने सीनियर को भरोसा दिलाता है कि मानून की लोकेशन मिल चुकी है और किस्मत से बीस्ट इस वक्त सो रहा है, इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं। ये सुनकर सीनियर थोड़ा शांत हो जाता है। फिर भी वह बताता है कि हिज मैजेस्टी इतना चिंतित है कि मीटिंग में भी नहीं आ सका। वह डुनिन से कहता है कि अब जब जगह पता चल गई है तो कैप्चर की स्पीड बढ़ाई जाए। डुनिन भी यही चाहता था, लेकिन कई चीजें बीच में आ गईं। आज पहले जब वह गार्डन में मानून के एस्केप साइट पर गया था, उसने देखा कि लकड़ी की बार्स को इंसेक्ट्स काफी पहले ही खोखला कर चुके थे। कोई कह सकता है कि यह बस एक संयोग है और मानून खुद भी लकड़ी तोड़ सकता है, लेकिन थर्ड प्रिंस ने एक अलग ही एंगल रखा। उसका मानना था कि नाइट स्काई गॉड ने इंसेक्ट से लकड़ी कटवाई ताकि बीस्ट बाहर निकल सके। सिर्फ एक खास हिस्से का कमजोर होना इस बात को और मजबूत करता है कि नाइट स्काई इसमें शामिल है। दोपहर में डूनिन कुछ हाई प्रीस्ट्स के साथ मानून के पुराने ठिकाने पर गया और जांच के बाद वे भी इसी नतीजे पर पहुंचे। और तभी वह शख्स खुद सामने आता है, नाइट स्काई ऑर्डर का प्रीस्ट, सेकंड प्रिंस, शॉन लैक ऑरिसन।
वह खुद कंफर्म करने आया है कि ये सच में नाइट स्काई की तरफ से हुआ मिरेकल है। हाई प्रीस्ट की सीधी कॉन्फर्मेशन के बाद डूनिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, न मनून को वापस लाने का, न गॉड की इच्छा के खिलाफ जाने का। कोर्ट में मौजूद सब लोग बेचैनी से आपस में चर्चा करने लगते हैं। आखिरकार उन्हें सच मानना ही पड़ता है, क्योंकि खुद प्रीस्ट ने इसकी पुष्टि की थी। फैसला होते ही डुनिन को यह डर सताने लगता है कि मानून को यूं खुले में नहीं छोड़ा जा सकता, न ही ये इंतजार किया जा सकता है कि वह किसी दिन कोई बड़ा हादसा कर दे। इसी वजह से वह हंटिंग एक्सपीडिशन टीम को एक्सपैंड करने की मांग करता है। कोर्ट में बैठे हर शख्स इस अजीब सी मांग पर चौंक जाता है। यहां तक कि सीनियर भी अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता और पूछ बैठता है कि आखिर कितने लोग चाहिए। दुनिन साफ साफ बताता है। पहली बात, मानून के लिए पर्याप्त खाना ले जाने को एक गाय और एक वैगन चाहिए। दूसरी बात, पहाड़ी रास्तों की हालत खराब है, इसलिए रिपेयर्स के लिए एक्स्ट्रा फंड्स जरूरी हैं। इसके अलावा मानून कभी भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी में सिविलियंस, मैन पावर और पैलेस गार्ड्स को कंट्रोल करने का अधिकार भी वह मांगता है। इस वक्त सीनियर के चेहरे से साफ दिख रहा है कि हंटिंग मिनिस्टर कुछ ज्यादा ही मांग रहा है। लेकिन अगर यह सब नहीं दिया गया तो उनके पास नाइट स्काई के मिरेकल के खिलाफ जाकर मनून को जबरन वापस लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दुनिन ये जिम्मेदारी खुशी खुशी किसी और को सौंपने को भी तैयार है, जो मानता हो कि वह इस हालात को बेहतर संभाल सकता है। लेकिन वह साफ कह देता है कि मानून से होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी वह नहीं लेगा, चाहे वह हंटिंग मिनिस्टर ही क्यों ना हो। उसी रात बाद में हम डुनिन को पैलेस कॉरिडोर में अकेले खड़ा देखते हैं, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। उसके दिमाग में कायल के नए चुने गए किंग बनने की बात घूम रही होती है। कायल ने डूनिन को एक डिटेल्ड प्लान भी सुझाया था, जिससे हंटिंग टीम की ताकत और रॉयल कोर्ट में उसकी पकड़ दोनों बढ़ सकती थी। डूनिन सच में उस प्लान पर चलना चाहता है ताकि कोर्ट में खुद को मजबूत बना सके और कायल को अगले किंग के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए उसके पास पूरी अथॉरिटी हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए क्या करना पड़े। जरूरत पड़ी तो वह दूसरे मिनिस्टर से टकराने को भी तैयार है। और इसी तरह वक्त के साथ डुनिन धीरे धीरे हंटिंग एक्सपीडिशन टीम की ताकत बढ़ाता चला जाता है और पावर बैलेंस उसी तरफ झुकने लगता है। 6 महीने हवा के झोंके की तरह गुजर जाते हैं और किंग एनपियोंग बसन लाक ओराजोन को क्राउन प्रिंस के पद से हटा देता है, उसकी जगह कायल को बैठा देता है। सिर्फ 3 साल बाद किंग एनपियोंग एक टर्मिनल इलनेस से चल बसता है और कायल लैक ओराजोन होचिन का 11वां किंग बन जाता है। मज़ेदार बात यह है कि उसकी उम्र सिर्फ 15 साल होती है, जिससे वह शायद इतिहास का सबसे युवा किंग बन जाता है। कुछ ही समय बाद बसन नए किंग से पूरे सम्मान के साथ मिलने आता है, जिससे कायल को हल्की सी झिझक होती है, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे इतनी फॉर्मल तरीके से संबोधित कर रहा होता है। वह कहता है कि जब दोनों अकेले हों तो ये औपचारिकता छोड़ दी जाए। लेकिन बसन मानता है कि कॉन्टिनेंट के सबसे महान नेशन का सुप्रीम किंग कम से कम इतना सम्मान तो डिजर्व करता ही है। खैर, कल कायल के शासन का पहला रॉयल मीटिंग होने वाला है और उसे पूरा यकीन है कि बसन को भी लगता है कि मिनिस्टर्स उसे पैलेस से बाहर निकालने का सुझाव देंगे। और यही बात इस वक्त कायल को परेशान कर रही है। असल में यूट्रिन ऐसा नेशन है जहां मिनिस्टर्स के हाथ में काफ़ी पावर है। क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लिजर्डमैन नोबल्स हैं, इसलिए पलड़ा अक्सर एक ही तरफ झुक जाता है। ये शेडी लिजर्डमैन मिनिस्टर्स ज़रूर बासन को रॉयल अथॉरिटी से दूर करना चाहेंगे, ताकि उनका कंट्रोल और बढ़े और नए किंग की इन्फ्लुएंस कमज़ोर पड़े। लेकिन सच कहें तो बासन को कोर्ट से बाहर किए जाने की उतनी चिंता नहीं है। असल डर ये है कि कहीं कोर्ट में रहकर वह कायल के लिए बोझ न बन जाए। ऊपर से एक फॉर्मर क्राउन प्रिंस के तौर पर कोर्ट में उसके लिए कोई साफ पद भी नहीं है। वह सच में अपने दायरे से बाहर निकलना चाहता है और इस बार कहीं दूर जाकर बड़े शिकार करने की सोच रहा है। हंटिंग का जिक्र आते ही कायल के दिमाग में अचानक कुछ आइडियाज चमक उठते हैं। वह आसमान की तरफ देखता है। उसके दिमाग में बसन के लिए एकदम परफेक्ट काम आ चुका है और उसे पूरा भरोसा है कि उसका बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेगा। और इसी तरह वह बासन को उस जॉब की सारी जूसी डिटेल्स बता देता है। अगला दिन आ जाता है और कायल ऑफिशियली रॉयल मीटिंग की शुरुआत करता है। नए किंग के तौर पर वह सबका सपोर्ट जीतना चाहता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। वो मिनिस्टर्स को बोलने का मौका देता है और इश्यूज उठाने को कहता है। जैसा कि उम्मीद थी, एक लिजर्डमैन मिनिस्टर आगे आता है और प्रिंस बसन को पैलेस से हटाने का प्रपोजल रखता है। उसका तर्क ये होता है कि बसान पहले क्राउन प्रिंस रह चुका है और कायल के बेहद करीब है,
इसलिए कोर्ट में उसका असर किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा है। अगर कोई किंग के खिलाफ साजिश करना चाहे तो वह बसान के जरिए पीछे से रॉयल डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है। हैरानी की बात यह होती है कि काइल उनकी बात के कोर लॉजिक से सहमत नजर आता है। वह उनकी चिंता को पूरी तरह समझता है। दूसरी जातियों के मिनिस्टर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि काइल इस सुझाव का खुलकर विरोध करेगा। काइल की प्रतिक्रिया देखकर लिजर्डमैन और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और तुरंत सुझाव देते हैं कि प्रिंस बासन को राजधानी ओरिजिन से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन इस बार काइल साफ इनकार कर देता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि कोई मिनिस्टर किंग के अधिकार में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसके बजाय काइल पूर्वी पहाड़ों में फैली उस जमीन की ओर इशारा करता है जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है। इतिहास में कई किंग्स ने उस दिशा में एक्सपीडिशंस भेजी, लेकिन खड़ी और नुकीली पहाड़ियों की वजह से हर बार वो कोशिशें तबाही में बदल गईं। ज्यादातर लोग मानते ही नहीं कि ईस्टर्न माउंटेन्स मेहनत के लायक हैं, लेकिन पश्चिम की तरफ से 5 नेशंस के खतरे को देखते हुए